हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू कोड करेस यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले माइक्रो सर्विस। एक एक थोड़ा थोड़ा लेक्चर लेते रहेंगे, वीक में एक दो लेक्चर। और इससे हमारा माइक्रो सर्विस के कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते रहेंगे, ठीक है। और माइक्रो सर्विस और स्प्रिंग क्लाउड। और इस लेक्चर में मीन्स अगर इस जो भी हम सीरीज बनाएंगे इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको लर्न करने को मिलेंगी, जैसे कि मीन्स बहुत जितना भी आप माइक्रो सर्विस आपके जो इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग क्रिएट करते हैं, जो भी रिक्वायरमेंट आती हैं बता अभी हम लोग वही डिस्कस करेंगे आज, सिंपल। और वो सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे धीरे धीरे करके, ठीक है। तो आज स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज माइक्रो सर्विस से, ठीक है। तो माइक्रो सर्विस की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, ठीक। इससे पहले हम लोग क्या यूज करते थे और उसमें हमारे पास बेनिफिट, उसमें प्रॉब्लम्स क्या थे, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, माइक्रो सर्विस पढ़ने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि हमारा जो इससे पहले जो हम लोग यूज करते थे, क्या स्ट्रेटजी यूज करते थे माइक्रो सर्विस से पहले, तो उसको हम बोलते थे कोई सिंगल कोड बेस एप्लीकेशन, ठीक है। सिंगल कोड बेस एप्लीकेशन मतलब ये, उसको एक और वर्ड बोला जाता है, शायद आपने सुना हो या ना सुना हो, मोनोलिथिक एप्लीकेशन, ठीक। मोनोलिथ वीएस अपने माइक्रो सर्विस। जब भी आप माइक्रो सर्विस में पढ़ने आएंगे तो वहाँ पे दो वर्डों का जरूर आपको बार बार आपको नाम मिलेगा। एक मोनोलिथ एप्लीकेशन है, माइक्रो सर्विस एप्लीकेशन। तो मोनोलिथ एप्लीकेशन का मतलब वही होता है जो हम लोग अभी तक मोस्टली करते आए हैं कि सिंगल कोड बेस मतलब एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया, उसी में हमारा फ्रंट एंड लेयर हो गया, मीन्स जो भी HTML CSS हम लोग बनाते थे उसी में बनाते थे ज़्यादातर, ठीक है। अब हालांकि ज़्यादातर बहुत सारे एप्लीकेशंस में हम लोग पूरा कंप्लीट जेएस, रिएक्ट जेएस बना देते हैं या नोड जेएस बना देते हैं, पूरा एप्लीकेशन ही अलग कर देते हैं उसको, ठीक है। लेकिन हाँ, इससे पहले हम लोग ज़्यादातर यूज करते थे जावा स्क्रिप्ट, जेक्वेरी यूज करते थे और HTML यूज करते थे, सिंपल। तो उसमें हम लोग क्या करते थे कि जैसे कि सर्वलेट बनाया, ठीक है, JSP सर्वलेट के साथ एक कॉम्बिनेशन का बना दिया प्रोजेक्ट, या स्प्रिंग MVC में हम लोग देखते थे कि वहाँ पे भी हम लोग क्या मोस्टली करते थे कि वहाँ पे हमारा HTML भी जो जे प्रोजेक्ट जो होता था वो भी उसी को सिंगल कोड बेस में ही रहता, मतलब सिंगल प्रोजेक्ट में ही सारा कुछ रहता था, ठीक है। तो वैसे हम लोग अभी तक करते थे, ठीक। बट अब अगर अगर देखोगे स्प्रिंग बूट में, मोस्टली देखा स्प्रिंग बूट जो हमारा प्रोजेक्ट है वो पूरा वेब एप्लीकेशन के लिए नहीं, एक तरीके से वो एक तरीके से कंप्लीट बैकएंड सर्विस है, ठीक है। बैकएंड सर्विस उसको मोस्टली बोलते हैं, ठीक। ये कोई एक प्रोजेक्ट प्रॉपर नहीं उससे क्रिएट करते हैं, हालांकि किया जा सकता है उससे भी, आप चाहें तो स्प्रिंग बूट में भी क्या कहते हैं HTML जो भी हम लोग यूज करते हैं टेक्नोलॉजी, उसके साथ में उसमें कंबाइन, यानी कि वेब एप्स वाला पेज उसमें फोल्डर डाल करके वहाँ पे क्रिएट किया जा सकता है। बट नहीं क्रिएट करते उसको, सिर्फ और सिर्फ एज API यूज करते हैं उसको, ठीक। API को इम्प्लीमेंट करने के लिए, यानी कि वो सर्विस बोला जाता है, ठीक। सर्विस के अंदर हम लोग क्या लिखते हैं, API लिखते हैं, है ना। तो मोनोलिथ जो एप्लीकेशन हम लोग बनाते थे तो वहां पे सबसे पहले हमारे पास में प्रॉब्लम्स क्या क्या थी, ठीक है। जैसे कि हम लोग मोनोलिथ मतलब एक आपको याद नहीं करना उसको, मैंने हर बार मैं बोलता हूँ याद करने वाली चीज है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ उसके आपने थोड़ा बहुत अगर यूज किया उससे अपने आप आपको पता चल जाएगा उसकी प्रॉब्लम, ठीक है। और प्रॉब्लम पता चलनी तभी हम लोग आगे बढ़े उसको माइक्रो सर्विस के लिए, ठीक। तो जैसे कि आपने एक सिंगल प्रोजेक्ट बना लिया, ठीक, उसमें आप उसी में कोड ऐड करते गए, ऐड करते गए, जैसे ही धीरे धीरे आप ऐड करते जाओगे उसमें, तो कोड आपका श्योर है कि जो प्रोजेक्ट है वो कब साइज उसका जो बहुत बड़ा होता जाएगा, ठीक। अब देखो बड़े साइज से हमारी प्रॉब्लम कितनी आ जाएंगी, आपको खुद पता है कि जैसे ही आपने स्टॉप करना है उसको तो टाइम लगेगा, स्टार्ट करना है तो टाइम लगेगा, ठीक है। मतलब जो भी आप जब आप डिप्लॉयमेंट मारने जाएंगे तो उसमें डाउन टाइम बढ़ेगा कम से कम ना। तो वो एक चीज प्रॉब्लम हो गई, है ना। दूसरा हमारा क्या प्रॉब्लम हो गया कि एक तो हमारा ये हो गया इसके साइज बढ़ने से, दूसरा सारी फंक्शनलिटी सारे फीचर्स एक ही जगह डालने से प्रॉब्लम आ गई, जो एक सर्विस है उसके डाउन टाइम ज्यादा होने की। कैसे? क्योंकि उसमें इशू आ सकता है अगर इशू आया तो उसको रिजॉल्व भी करना पड़ेगा, रिजॉल्व करेंगे तो यानी कि पूरा का पूरा हमें प्रोजेक्ट फिर से दोबारा टेस्ट करना पड़ेगा, टेस्ट करना पड़ेगा कि नहीं। तो ये थोड़ा एक प्रॉब्लम आ गई। तीसरा, यहाँ पे कोई बंदा अगर नया ज्वाइन करता है तो अब उसको पहले, अगर माइक्रो सर्विस है तो उसमें थोड़ा अलग स्ट्रेटजी होती है, ठीक। ज्यादा से ज्यादा आपको कितनी, दो एक सर्विस मिलेगी, दो सर्विस, तीन सर्विस पढ़नी पड़ेंगी, हो सकता है चार भी पढ़नी पड़े, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको 50 पढ़नी पड़ जाए, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं, मतलब इम्पॉसिबल है। हालांकि अगर नियम देखा जाए माइक्रो सर्विस को, मैं बताऊंगा कि एक सर्विस एक जिसने बिल्ड किया है उसी को ऑन करना चाहिए, ठीक है। जिसने माइक्रो सर्विस को बिल्ड किया उस वही ऑन करे,
तभी माइक्रो सर्विस का प्रॉपर बेनिफिट आपको मिल सकता है, ठीक है। बट बहुत जगह ऐसा होता है, ठीक है, नहीं प्रॉपर फॉलो करते हैं रूल्स को माइक्रो सर्विस का, तो कोई भी 4-5 सर्विस है उनका सबका वो सभी उन्हीं को दे दिया जाता है कि ये कोई भी इशू है, सपोर्ट आए तो आप रिजॉल्व करना है, ठीक है। ठीक तो कहने का मतलब ऐसा होता है। तो यहाँ पे मतलब देखो यहाँ पे जो बड़ा सिंगल कोड बेस है, तो यानी कि आपको कहीं पे भी कुछ भी समझना पड़ सकता है, कोई भी फीचर दे दिया जा सकता है पूरे प्रोजेक्ट में बनाना, और वो फीचर किसी न कोई किसी अन्य फीचर से लिंक्ड हो सकता है, जिससे आपको डेटा फेच करना हो या कुछ करना हो तो आपको वो समझना पड़ेगा। ठीक है। तो ये सारी प्रॉब्लम रहती हैं फ्रंट एंड पे। अगर आपको पूरा हो सकता है फुल स्टैक अगर वर्क कर रहे हो तो फ्रंट एंड पे कहीं पे भी आप काम करने के दे दिया जाए, ठीक हो सकता है। किस मॉड्यूल पे काम करे तो मान लो कुछ डैशबोर्ड बना रहे थे कहीं पे और दे दिया, तो वो फीचर उसका डेटा हो सकता है किसी अन्य बंदे से निकल रहा हो, ठीक है, इस सर्विस एपीआई से लेना हो या उससे कुछ लेंगे हो, तो ये सारी प्रॉब्लम आती हैं, है ना। तीसरा कि अब अगर हमारा कोड एक सिंगल पैकेज है, काफी बड़ा पैकेज और सारे फीचर्स आपने एक जगह डाल दिए, ठीक, तो उसमें अब प्रॉब्लम क्या है, मान लो आपके अभी स्टार्टिंग थी, आपके पास में बहुत कम मतलब क्या कहते हैं ट्रैफिक आ रहा था, ठीक, कस्टमर ट्रैफिक बहुत कम था, तो अब धीरे धीरे करके ट्रैफिक बढ़ रहा है, एप्लीकेशन आप लोड नहीं ले पा रहा है, तो आप क्या करोगे, स्केलिंग करो। स्केलिंग भी हम लोग पढ़ेंगे, उसको स्केल करोगे कैसे करोगे, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग, तो ये भी हम लोग पढ़ेंगे हॉरिजॉन्टल स्केलिंग और वर्टिकल स्केलिंग क्या होती है, ठीक है। तो आप इसमें बहुत आप इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मैं इसीलिए मैंने इसको स्टार्ट किया कि बीच बीच में हम इसको लेते रहेंगे। थ्योरेटिकल पार्ट काफी जिसमें चीजें 2-3 लेक्चर आएंगी जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू के परफेक्ट, बाकी आपको जानना नहीं जानना, बट इंटरव्यू के लिए ये मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट आप कह सकते हो, ठीक है। और बहुत जगह आपको काफी कंफ्यूजिंग चीजें मिलेंगी, कैसे क्या होता है क्या नहीं समझ में नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन मैं गारंटी देता हूँ आप एक बार पढ़ने से दोबारा भूलोगे नहीं इसको, ठीक है, क्योंकि हमारा पढ़ाने का तरीका थोड़ा अलग है, ठीक। तो यहाँ पे हम क्या बात कर रहे थे, हाँ, स्केलिंग की। तो यहाँ पे हम लोग अगर कोई भी हमारा अलग डिप्लॉयमेंट हम करते, अगर मान लो हमारा सर्विस ट्रैफिक नहीं ले पा रहा कोई सर्विस, तो उसको क्या होगा कि हमें उसको स्केल करना पड़ेगा। उसको स्केल करने का मतलब बाई चांस मान लो कोई ई कॉमर्स एप्लीकेशन था, ई कॉमर्स एप्लीकेशन में हमारा ट्रैफिक सबसे ज्यादा कहाँ पे आता है, पेज लोड पे आता है, ठीक। पेज जब हमारा लोड होता है यानी कि पीएलपी, पेज लिस्टिंग, यानी प्रोडक्ट की लिस्टिंग वाला पेज जो होता है जहाँ पे सारे प्रोडक्ट लिस्ट होते हैं, ज्यादा से ज्यादा कस्टमर वहीं पे आते हैं, ठीक। बंदे स्क्रॉल करते रहते हैं, स्क्रॉल करते रहते हैं, स्क्रॉल करते रहते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे स्क्रॉल करते करते पता लगे छोड़ के चले गए, ठीक। इसके अलावा बहुत से बंदे ऐसे भी होते हैं, मतलब 100% जो बंदा यहाँ पे आता है उससे ज्यादा से ज्यादा, अब अगर देखा जाए दूसरे पेज पे जो प्रोडक्ट डिटेल पेज होता है, अप्रोक्स 70% तो चला ही जाता होगा, ठीक। हाँ, प्रोडक्ट डिटेल पे तो जाता है, 70% चला गया। अब देखो वहां से 100% से 70% पे आ गए। इसके बाद में बहुत कम ही लोग जो है कार्ड पे जाते हैं, ठीक है। तो बहुत कम, यानी कि अगर 70% है तो 70% प्रोडक्ट को ऐड भी कर दिया, तो कार्ड पे जो व्यू करेंगे जाके बहुत कम ही होंगे, हो सकता है 50% ही हों, लेकिन फिर भी काफी है, ठीक। अगर आगे और आगे देखा जाए तो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप आता है, जो हमारा एक तरीके से कार्ड पेज को व्यू करके, ठीक है, अगर आपने आगे चेकआउट करना है थोड़ा, तो चेकआउट के पेज पे अगर हम जाएंगे तो वहां तक जाने में हो सकता है 10% या 5% ही बंदे वहां पे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में जो पेमेंट करने के लिए हमारा पास ऑप्शन आता है, ठीक है, तो वो फिर और भी कम जाते हैं। हो सकता है लोग आगे बढ़ा के देख लेते हैं कि चारों प्रोडक्ट के का जो 4 प्रोडक्ट है इन सभी को एक साथ डिलीवरी होगी या नहीं होगी, तो वो नेक्स्ट पेज पे ही आता है ना हमारा चेकआउट करने के बाद एक तरीके से। तो वो सारी चीजें देखो कितना ट्रैफिक, अब आप कहो अगर कि पूरे एप्लीकेशन को स्केल कर दो, तो इससे आपका फायदा कोई नहीं, यूज मतलब कोई यूजफुल है ही नहीं है, ठीक है। पूरा कोड वहां पे डाल दिया, इससे अच्छा था कि सिंपल वही सर्विस अलग बनी होती तो उसको इजीली स्केल किया जा सकता, तो काफी स्पेस भी बच जाता आपका, ठीक। तो इस प्रकार से बहुत सी प्रॉब्लम्स आती हैं, मैं एक एक करके इसमें बताता हूँ, बहुत सारी चीजें मैं बता भी चुका हूँ आपको, ठीक। और दूसरा बात कि हम लोग इसको कैसे, जो मोनोलिथ एप्लीकेशन के अगर हम थोड़ा बताना चाहें तो उसको हम कैसे बनाते थे, ज्यादातर उसमें क्या लेयरिंग होती थी, तो मैंने यहाँ पे देखो दिखा रखा है कि प्रेजेंटेशन लेयर, मतलब जो कि हमारा HTML फ्रंट एंड से हमारा इंटरेक्ट करता है, उसको प्रेजेंटेशन लेयर कहते हैं, ठीक। या आप कंट्रोलर लेयर भी कह सकते हो, ठीक। जैसा कि स्प्रिंग में हम लोग देखते हैं, स्प्रिंग MVC में भी देखते हैं, स्प्रिंग बूट में भी देख सकते हो। इसके बाद में आता है सर्विस लेयर, ठीक। सर्विस लेयर मतलब कंट्रोलर कॉल करता है, सर्विस लेयर फिर DO लेयर, इस तरीके से फिर डेटाबेस आता है, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पे लेयरिंग हमारी होती है, ठीक।
डीओ लेयर को हम परसिस्टेंस लेयर कहते हैं। और इसमें कोई अगर पॉइंट है अगर मोनोलिथ के बारे में बताने के लिए, हाँ, इसको डिप्लॉयमेंट हम सिंगल कोड बेस है, इसमें सिंगल जार या वार के थ्रू करते हैं। मेन मेन पॉइंट आपको देखने हैं, पूरा आपको पूरा सेंटेंस नहीं याद करना होता, ठीक है, ये चीज हमेशा याद रखना, कभी भी पूरे सेंटेंस को याद मत करो, ठीक। उसमें से एक पॉइंट को पढ़ो, एक वर्ड को पकड़ो जो इंपॉर्टेंट हो उसको याद कर लो। तो वी डिजाइन ऑफ एप्लीकेशन लेयर्स वो मैंने बता दिया, और जार सिंगल जार बार हम लोग सिंपली डिप्लॉयमेंट करते थे। तो बहुत बार हमने डिस्कस भी किया है कि जार हम लोग कैसे डिप्लॉयमेंट करते थे, ठीक है। ये मोनोलिथ में जो एप्लीकेशन है, वेयर मोनो रिप्रेजेंट क्या करता है, सिंगल कोड बेस कंटेनिंग ऑल रिक्वायरमेंट फंक्शनलिटी, ठीक है। तो ये चीज इसमें है। अब यहाँ पे देखो पूरा इतना सारा लिखा था, आपको सिर्फ कितना याद करना था, एक तो जार बार डिप्लॉयमेंट होती है, सिंगल कोड बेस बोला जाता है, ठीक है, सिंगल कोड बेस। ये अब आप ऐसे भी देख कर सकते हो, सिंगल कोड बेस हो गया जो कि हम जार वार में डिप्लॉयमेंट करते थे। और मोनो का मतलब हमारा क्या है, एक चीज यहाँ पे समझ सकते हो, ठीक, मोनोलिथ इसीलिए बोला गया, ठीक। और लेयरिंग आपकी ये इमेज देख लोगे तो बाकी आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे अगर देखा जाए माइक्रो सर्विस एडवांटेज और डिसएडवांटेज मैंने यहाँ पे हाईलाइट नहीं किया, ठीक, तो इसको भी हम हाईलाइट कर लेते हैं। हालांकि मैं इसको एडवांटेज अभी बता रहा था, डिसएडवांटेज मैं बता रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे देखो लार्ज साइज हमारा बन जाता है, डिफिकल्ट टू मैनेज हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में वी नीड टू रीडिप्लॉय होल एप्लीकेशन, ठीक है। 3 पॉइंट हो गए, लार्ज साइज हमारा हो जाता है, इसके डिफिकल्ट टू मैनेज, इसके बाद में रीडिप्लॉय करना पड़ता है होल, ठीक है। इसके बाद में होल एप्लीकेशन यानी कि बड़ा जार है जो उसको डिप्लॉयमेंट करना पड़ेगा। एट एज द साइज ऑफ द एप्लीकेशन इंक्रीजेज इट्स स्टार्टअप एंड डिप्लॉयमेंट टाइम हमारा भी इंक्रीज होता है, ठीक है। जो मैंने आपको बताया स्टार्टअप और इंक्रीज डिप्लॉयमेंट मैंने आपको वैसे ही बताया, ठीक है। इसके बाद में न्यू डेवलपर अगर ज्वाइन कर रहा है तो उसको क्या प्रॉब्लम आती है ये आप समझ सकते हो, इस पॉइंट से आपको एक पॉइंट बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद में आता है ट्रैफिक, अगर हमारा लार्ज फेसिंग अगर बढ़ जाता है, लोड ट्रैफिक बढ़ता है, तो आपको इस इंस्टेंसेस को क्या करने पड़ेंगे, इंक्रीज करने पड़ेंगे, ठीक है। तो इसमें होल एप्लीकेशन के आपको इंस्टेंस को इंक्रीज करना पड़ेगा और मल्टीपल सर्वर्स आपको बनाने पड़ेंगे, जो कि हमने बताया आपको हॉरिजॉन्टल स्केलिंग के बेसिस पे, ठीक। इट इज वेरी इनएफिशिएंट, मतलब कोई बहुत अच्छा तरीका नहीं है, एंड टेक्स अप मोर रिसोर्सेज अननेसेसरी, ठीक है। तो ये हम हॉरिजॉन्टल स्केलिंग इज नॉट फिजिबल, ये वर्ड भी आप याद कर सकते हो कि हॉरिजॉन्टल स्केलिंग यहाँ पे फिजिबल नहीं है। क्यों नहीं फिजिबल है वो मैंने आपको बता दिया। इसके बाद में एक पॉइंट और आता है इंपॉर्टेंट, जो कि हम टेक्नोलॉजी अडॉप्शन, ठीक है। टेक्नोलॉजी अडॉप्शन का मतलब है कि अगर मान लो देखो कभी कभार ऐसा होता है कि जिसमें बहुत ज्यादा रिसोर्सेज आ रहे हैं, ये मान लो प्रोडक्ट लिस्टिंग का ही आ गया कॉन्सेप्ट, ठीक। यहाँ पे अगर देखा जाए किस डेटाबेस की हमें ज्यादा जरूरत है, यहाँ पे कि हमारा किस टाइप का डेटा है। पहले बात तो यहाँ पे आपको कैश इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, हो सकता है आप डायरेक्टली कैश से ही डेटा ला रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे डेटाबेस जो होगा वो हो सकता है कुछ अलग यूज करना पड़े, ठीक। आपको जो प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी है तो हो सकता है उस प्रोडक्ट की जो इन्फॉर्मेशन है रिलेटेड वो आपको कहीं नो सिक्वल डेटाबेस से उठा रहे हो, ठीक है। तो इस प्रकार से मतलब या फिर हो सकता है इसको कुछ और टेक्नोलॉजी है, यानी कि किसी और टेक्नोलॉजी यानी कि पाइथन की कोई लाइब्रेरी यूज करनी है, सी शार्प की यूज करनी है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप अगर यूज करना चाहते हो तो वो डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजी आप नहीं यूज कर सकते हो, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम लोग सिंगल कोड बना, अगर जावा में बना रहे तो जावा में बना दो पूरा, पाइथन में बना रहे तो पूरा पाइथन में बना दो, ठीक है। तो ये सारी प्रॉब्लम यहाँ पे हैं। तो एक ये पॉइंट याद रख लो टेक्नोलॉजी अडॉप्शन का, ठीक है, इस तरीके से। एक मिनट, ये हमारा साइज ज्यादा बढ़ गया। अब इसके थोड़े एडवांटेज भी थे, तो देखो ऐसी चीज नहीं है कि अगर कोई डिसएडवांटेज है तो उसके एडवांटेज भी हैं, ठीक है। कि क्या क्या एडवांटेज हो सकते हैं आपको। नंबर एक तो सबसे बड़ा एग्जांपल ये इजी है कि आपका जो इसमें क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारा होता है वो इतना हाई लेवल पे नहीं होता है, ठीक है। इजी इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, बहुत इजी होता है। आप अगर स्टार्टअप कोई ओपन कर रहे हो तो आप माइक्रो सर्विस में नहीं जाना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि माइक्रो सर्विस हर कोई चले तो हर जगह माइक्रो सर्विस ही डाल दो, नहीं। स्टार्टअप अगर ओपन करना है आपको, सिंपल शुरू करना है, आपके पास में बजट कम है, ठीक है, तो आप अपने बजट के अनुसार आप माइक्रो सर्विस में ना जाए, सिंपल आपका क्या कहते हैं मोनोलिथ ही बनाओ,
जिससे कि क्या फायदा होगा, आपका फायदा कॉस्ट आपकी बहुत कम हो जाएगी। मतलब आप बता रहा हूँ कि अगर मोनोलिथ माइक्रो सर्विस में जाओगे तो कॉस्ट बहुत ज्यादा, मतलब आपको 50% से ज्यादा का हो सकता है इंक्रीज हो जाए, ठीक है। मतलब डबल से होता तो 4 टाइम्स भी हो जाए, ये कह सकते हो। टाइम्स में अगर देखा जाए तो 4 टाइम्स और 10 टाइम्स तक माइक्रो सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ जाता है। बट अगर आपका इतने कोई अर्निंग वाला एप्लीकेशन नहीं है, ठीक, नंबर एक, अगर आपका कोई अर्निंग वाला एप्लीकेशन है तो भी माइक्रो सर्विस बनाना कोई फायदा नहीं ज्यादा है, ठीक। अगर अर्निंग वाला एप्लीकेशन है तो आप उसको, या फिर अर्निंग वाला का मतलब ये है कि कस्टमर जिसमें ज्यादा आते हैं, ठीक है। मेन चीज होता है देखो कस्टमर को, क्योंकि आपको रिक्वेस्ट को, बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट को हैंडल करना है, ठीक है। तो उस टाइप का अगर नहीं है तो फिर आपको माइक्रो सर्विस बनाने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आप हो सकता है कुछ चीजें एडमिन बैकएंड पर्सन ही, कंपनी का इंटरनल कंपनी के लिए कुछ चीजें बनाई जाती है, तो उसको इतना ज्यादा हाई लेवल पे बनाने का कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है। अगर कोई और इस हाईली स्केल डेवलपर की भी कोई जरूरत नहीं है आपको पढ़ने वाली है, ठीक है। सिंपल आप होगा, सिंपल लर्निंग होता है, फ्रेशर्स को हायर कर लो, आराम से वो इम्प्लीमेंट कर देंगे कुछ ना कुछ, सारा कुछ, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा अच्छा होता है। दूसरा पॉइंट ये होता है कि आपका, चूंकि माइक्रो सर्विस, अगर मान लो आपको माइक्रो सर्विस का अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर पहले दिखा दूं, इस तरीके का अगर आपके पास में है तो एक माइक्रो सर्विस इधर है, दूसरी इधर है, तीसरी इधर है, तो यानी कि ये माइक्रो सर्विस देखो आपस में भी कम्युनिकेट कर रही है, और माइक्रो सर्विस टॉप लेवल से भी कम्युनिकेट कर रही है। बहुत सारी चीजें पूरा जाल सा बिछ जाता है। कभी कभार तो ऐसा होता है साइक्लिक डिपेंडेंसी टाइप की बन जाए कि ये एक माइक्रो सर्विस बी को डिपेंड कर रही है, बी सी को कर रही, और सी ए को कर रही है, ठीक है। अगर ऐसा बन के गलती हो जाएगा कभी, तो ऐसा होता है, ऐसा नहीं है क्योंकि इतना ज्यादा एकदम मकड़ी का जाल सा बन जाता है। एक बड़ी बड़ी जो कंपनी होती है उनके पास में तो शायद देखो हजारों माइक्रो सर्विस होती हैं, ठीक। तो ये चीज प्रॉब्लम यहाँ पे क्या कहते हैं कि अगर बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा आ जाता है तो यहाँ पे क्या है कि नेटवर्किंग की नेटवर्किंग बहुत ज्यादा जरूर इंपॉर्टेंट हो जाती है यहाँ पे प्रॉपरली, ठीक है। नंबर एक तो यहाँ पे देखो एक्सेस माइक्रो सर्विस का कम्युनिकेट करने के लिए, मतलब ये माइक्रो सर्विस इसको कम्युनिकेट कर पाए, वो भी सिक्योर बेसिस पे। तो वो सारी चीजें आपको बहुत जरूरी होती है इंप्लीमेंट करना। कौन सा सिक्योरिटी, आप सिंपल स्प्रिंग बूट अगर स्प्रिंग एमबीसी बना रहे हो, सिंपल आपका स्प्रिंग जो प्रोवाइड करता है बूट की सिक्योरिटी, वो इम्प्लीमेंट करके काम चला सकते हो, ठीक है। बट यहाँ पे क्या हो जाता है कि यहाँ पे क्लाइंट साइड आपको सिक्योरिटी लगानी पड़ेगी, सर्वर साइड भी लगानी पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि ये जो हमारा माइक्रो सर्विस इससे कम्युनिकेट कर रहा है, तो इस पे भी सिक्योरिटी लगाओगे, यानी कि इसको कॉल करने से पहले कुछ आपको थर्ड पार्टी ऑथेंटिकेशन सर्वर चाहिए, क्योंकि सिंगल पार्टी में काम ही नहीं चलने वाला है, ठीक है। क्योंकि ये माइक्रो सर्विस इससे भी डिस्कस कर रहे हैं, ये माइक्रो सर्विस इससे भी डिस्कस कर रहे हैं, यानी कि आपको थर्ड पार्टी को चाहिए जो कि आपको ऑथराइज करे कि आप इससे भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, और इसके बाद में इससे भी कर सकते हैं। या आपने ए सर्विस से कम्युनिकेट करना था बी में, और बी से गए सी में, तो आपको तीनों में एक साथ क्या कहते हैं वैलिडेशन, एक तरीके से ऑथराइजेशन सर्वर अगर कॉमन होगा तो आप इजिली इसे हम टोकन को पास कर सकते हो आगे चल के, ठीक है। तो ये सब चीजें हम लोग पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हम ऑथराइजेशन सर्वर कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है। और या थर्ड पार्टी जो सिंगल साइन ऑन वाला जो प्रोवाइड करता है, कोई लाइब्रेरी यूज कर सकते हो थर्ड पार्टी, ठीक है, वो भी यूज कर सकते हो। तो इस प्रकार से यहाँ पे सिक्योरिटी का बहुत बड़ा थ्रेट्स रहता है। बट यहाँ पे सिंपल है, कोई ज्यादा सिक्योरिटी का प्रॉब्लम ही नहीं, क्योंकि आपको ज्यादा नेटवर्किंग करनी नहीं यहाँ पे, ठीक है। हाँ तो हम, तो ये एक इसमें बेनिफिट हो गया, ठीक है, बहुत ज्यादा। तो ये सारी चीजें कुछ बेनिफिट्स थे इसमें, ठीक। और इसमें परफॉर्मेंस की एक मैं बात और बता दूं कि जो मोनोलिथ एप्लीकेशन होता है उसमें परफॉर्मेंस जो हमारा है काफी अच्छा रहता है। माइक्रो सर्विस में काफी नेटवर्किंग, काफी मल्टीपल कम्युनिकेशन, माइक्रो सर्विस का कम्युनिकेशन की वजह से थोड़ा परफॉर्मेंस लो हो जाता है, ठीक है। क्योंकि मल्टीपल डिपेंडेंसीज रह जाती है, आप यहाँ से एचटीटीपी कॉल उस पर करोगे, वो एचटीटीपी कॉल किसी और को करेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें प्रॉब्लम आती है, इनको हैंडलिंग भी करना है, ठीक है। आपको एप्लीकेशन जो फॉल्ट टॉलरेंस टाइप का बनाना पड़ेगा, रेजिलेंसी रखनी पड़ेगी, ठीक है। ये आगे वर्ड जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, फॉल्ट टॉलरेंस, रेजिलेंसी। अगर माइक्रो सर्विस का कम्युनिकेशन इंटरव्यू में अगर आपका डिस्कशन चल रहा है तो ये वर्ड जरूर बोलना है आपको, ठीक है। जिससे कि लगता है कि हाँ माइक्रो सर्विस आपने थोड़ा बहुत नॉलेज है आपका, ठीक है। आपने जहां बोला फॉल्ट टॉलरेंस और रेजिलियंसी, ठीक है, और तो इससे आपको पता है, मतलब इंटरव्यूअर को पता चलता है कि हाँ तुम्हें कुछ चीजें पता हैं, भले ही ज्यादा ना पता हो, लेकिन चलो पता, वो उससे यही लगेगा कि हाँ तुमने कुछ पढ़ा है इसमें, ठीक है। और उसका कैसे हैंडल करते हैं फॉल्ट टॉलरेंस, कैसे बनाते हैं एप्लीकेशन,
मोस्ट रेजिलियंट एप्लीकेशन कैसे बनाते हैं, अगर ये बता दिया तो फिर और अच्छी बात है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो माइक्रो सर्विस का आप यहाँ पे आर्किटेक्चर देख सकते हो जो मैंने आपको बताया। ठीक, अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे माइक्रो सर्विस आर स्मॉल सर्विस। हाँ, तो इसमें आप देख सकते हो इट इज आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट स्टाइल इन विच एप्लीकेशन इज मेड ऑफ स्मॉलर सर्विसेज। अब यहाँ पे माइक्रो सर्विस के बारे में हाँ बताना है। तो यहाँ पे देखो मैंने आपको इसमें आप देख सकते हो कि माइक्रो सर्विस के छोटे छोटे ब्लॉक बने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि ई कॉमर्स एप्लीकेशन के बारे में, तो इसीलिए मैंने उस ई कॉमर्स का एप्लीकेशन है क्योंकि ये मोस्ट मतलब एक तरीके यूजफुल एग्जांपल हो जाता है जहाँ पे आप माइक्रो सर्विस इंप्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि हर जगह कर सकते हो, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे पीएलबी पेज बनाना है, कार्ड पेज बनाना है, चेकआउट पेज बनाना है, ठीक, पेमेंट वाला इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन डिटेल वाला पेज बनाना है। ठीक है, और प्रोडक्ट डिटेल में वो डिटेल कहाँ से आ रही है, ठीक है, प्रोडक्ट की डिटेल कहाँ से आ रही है, वो सारी चीज़ें बहुत सारी। इसके बाद में उसमें उसी में आप देखोगे कि आपको कि प्रोडक्ट डिलीवर कब होगा। ठीक, डिलीवरी उसका टाइम कितने, वन आफ्टर 1 डेज 2 डेज 3 डेज, ये जो इन्फॉर्मेशन होती है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसके लिए अलग फ्लो होता है, कंप्लीट फ्लो अलग होता है। ठीक है, जो कि इंजेक्ट किया जाता है वहाँ पे डेटा। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर तीन जो हमारे प्रोडक्ट सेलेक्टेड हैं उनको आप आगे एक स्टेप ले जाओगे चेकआउट करके, यानी कि बुक नाउ चेकआउट करके, हाँ, प्रोडक्ट को, तो आगे जब नेक्स्ट स्टेप पे जाओगे जहाँ सारे प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं एक साथ में दिखते हैं, वहाँ पे जो उस चेंजेज आते हैं ना, वो भी कहीं अलग तरीके से सर्विस मैनेज करता है प्रॉपरली। क्योंकि आपको अगर एक प्रोडक्ट खरीदना है तो उसका हो सकता है कुछ टाइमिंग 2 दिन दिया जाए, अगर 2 प्रोडक्ट को खरीदने हैं तो उसका टाइमिंग हो सकता है आपको 3 दिन मिल जाए। ठीक है, तो ऐसे करके चीज़ें प्रॉब्लम आती है। तो ये सारी चीज़ें अलग अलग माइक्रो सर्विस हम बनाते हैं इसी प्रकार। और चीज़ माइक्रो सर्विस में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि सारा माइक्रो सर्विस की सारी सर्विसेज ज़्यादा से ज़्यादा इंडिपेंडेंट होनी चाहिए एक दूसरे से। ऐसा नहीं, डिपेंडेंसी कम से कम रखी जानी चाहिए। हालांकि डिपेंडेंसी तो हो ही जाती है, बट डिपेंडेंसी कम से कम होनी चाहिए। अगर डिपेंडेंसी कम से कम होगी तो काफ़ी अच्छा रहेगा। ठीक है, और जो डेटाबेसेस जो होते हैं, सारे डेटा माइक्रो सर्विस को कॉमन डेटाबेस अगर बना दोगे तो फिर इंडिपेंडेंट रहा ही कैसे, कोई इंडिपेंडेंसी नहीं रही। क्योंकि अगर आप डिप्लॉयमेंट करने जाओगे तो प्रॉब्लम। ठीक है, तो इसलिए माइक्रो सर्विस में हर एक माइक्रो सर्विस का फ्लो जो है उसका डेटाबेस अलग होना चाहिए। ये माइक्रो सर्विस इसका फ्लो है, इसका डेटाबेस अलग होना चाहिए। ठीक है, आपस में अगर बैकएंड में डेटा को आपको डेटा मैनेज करना है, दोनों में मान लो हो सकता है इसका कस्टमर का डेटाबेस जो है एड्रेस वहां से उठाना हो, तो ये या कुछ चीज़ें अपडेट करनी हो आपको, जैसे कि प्रोडक्ट को आपने क्या कहते हैं बुक किया कोई, ठीक है, तो उसमें जो है प्रोडक्ट डिटेल आपको जो है इसके बाद में अदर थर्ड टेबल को आपको हो सकता है अपडेट करना पड़े, जैसे कि ट्रांजैक्शन टेबल की पेमेंट हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, ऑर्डर कि आपने किया, ऑर्डर के बाद में पेमेंट टेबल में भी आपको करना है। ठीक है, ऐसे करके अलग अलग हो सकता है। एक एक करके हम लोग पकड़ते हैं इसमें भी। माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर हैज अ सिग्निफिकेंट impact on the relationship between the application and the database. Instead of sharing single database with other microservice, each microservice has its own database, is often result in duplication of some data, but having a database per microservice is essential. ठीक है, ऐसा हो सकता है कि सेम डेटा यहाँ पे भी आपने रखा, दूसरे डेटाबेस में भी रखा, तो वो प्रॉब्लम हो सकती है आपका, लेकिन वो है, उससे कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप इंडिपेंडेंट रखोगे तो वो ज़्यादा आपका इसेंशियल मतलब यूजफुल बहुत ज़्यादा रहेगा। ठीक है, अगर आप बहुत सारी चीज़ों में आगे पढ़ेंगे क्या क्या यूजफुल रहेंगे आपके, क्योंकि जो हम स्केलिंग करते हैं डेटाबेस लेयर तक करना पड़ता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एप्लीकेशन ही की प्रॉब्लम आती है। डेटा आप फेच करोगे एक ही सर्विस से अगर बार बार, तो मल्टीपल सर्विस से एक ही डेटाबेस पर अगर बार बार रिक्वेस्ट मारोगे तो उसमें भी लॉकिंग होती है ना, वो हैंडल ही नहीं कर पाएगा डेटाबेस। एप्लीकेशन कितना भी पावरफुल बना लो, बट डेटाबेस अगर पावरफुल नहीं है तो आप उस रिक्वेस्ट को हैंडल नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ मेन इंपॉर्टेंट हो जाती है। इफ़ यू वांट बेनिफिट फ्रॉम दिस आर्किटेक्चर, मतलब माइक्रो सर्विस अगर आपको कोई बेनिफिट प्रॉपर चाहिए, ठीक है, एज इट इंश्योर्स लूज कपलिंग, मतलब लूज कपलिंग का मतलब यही है, क्योंकि
इसमें टाइटली कपल्ड नहीं होना चाहिए। दोनों सारी माइक्रो सर्विस बहुत ज़्यादा एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं होने चाहिए, ठीक है। अनदर एडवांटेज ऑफ हैविंग सेपरेट डेटाबेस पर माइक्रो सर्विस इज दैट माइक्रो सर्विस कैन यूज द टाइप ऑफ डेटाबेस बेस्ट सुटेड फॉर इट, ठीक है। तो कहने का मतलब ये तो है कि मैंने आपको बता दिया कि अगर मान लो फ्रंट एंड पे आपको डेटा शो कराना है, प्रोडक्ट लिस्ट कराने हैं, तो वहां पे आपको क्या होगा कि हो सकता है डेटाबेस आप NoSQL यूज कर रहे हो, ठीक है। अब अगर अलग डेटाबेस है तो फिर NoSQL यूज कर सकते हो, अगर सेम ही कर रहे थे तो फिर आपको हो सकता है पोस्टग्रेस SQL सर्वर MySQL कोई ना कोई यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं इसमें। अब इसमें कुछ एडवांटेज जो हैं वो भी देख लेते हैं, ठीक है। तो एडवांटेज इसमें क्या क्या है, एडवांटेज भी बहुत सारे एडवांटेज हैं जो मैंने आपको बताया था जब जब हम उसकी प्रॉब्लम बता रहे थे, ठीक है। इसके प्रॉब्लम्स इशूज जो हमारे मोनोलिथ के हैं उसके जब बता रहे तो आपको हमने इसमें बेनिफिट्स भी बताए थे, ठीक है, कि हम इसमें तो इट इज़ इजी टू, मैंने देखो नया डेवलपर अगर कोई आता है, छोटा सा मैंने उस सर्विस पकड़ा दिया उसको, उसी को उसमें इम्प्लीमेंट करना, आगे बढ़ाना, और उसी को उसको क्या ऑनरशिपिंग उसी की है कि कोई भी इशू बग आता है उसको रिजॉल्व करना है। तो कितना इजी, उसने काम किया, उसने पता है, वो उस बहुत अच्छी तेजी से रिजॉल्व भी कर सकता है, मतलब, ठीक है। तो यहाँ पे और दूसरा बात है, इज देयर एनी अपडेट फॉर इन वन माइक्रो सर्विस वी नीड टू रीडिप्लॉय, बिल्कुल सही बात है। अगर कोई अपडेट भी आता है, रीडिप्लॉय भी करना है, तो आप इजिली इसको कर सकते हो, छोटा सा जार रहेगा, ठीक है। जो भी है जार वार या इमेज भी यूज करते हैं हम लोग, ठीक, डॉकर जैसे पढ़ाया था आपको, तो वो इजी रहता है। और भी देखो, इस ऐसा नहीं, कोई चीज अगर बनाई जाती है, माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर एक बनाया गया है, तो इसके कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, ठीक है। जब आप प्रिंसिपल्स के पढ़ोगे तब पता चलेगा कि इन सारी प्रॉब्लम्स को कैसे हम रिजॉल्व कर पाते हैं। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि आपने माइक्रो सर्विस बना लिया और इसका, अगर आपने यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे दे अपडेट, कोई माइक्रो सर्विस में अपडेट होता है तो आप इजीली डिप्लॉय कर सकते हो। बट इजीली कैसे कर सकते हो, आपके पास 1000 माइक्रो सर्विसेज हैं, तो आप इजीली डिप्लॉय कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ना, क्योंकि आज 1000 माइक्रो सर्विस को, या 50 माइक्रो सर्विस ही मान लो, 50 की 1000 तो बहुत ज़्यादा हो गया, 50 ही मान लो, 50 को मैनेज करना ही बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है। बट फिर बेनिफिट कहाँ से हो गया ये पार्ट, लेकिन बेनिफिट होता है अगर आप प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर को फॉलो करते हो, ठीक, प्रॉपर प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हो, प्रॉपर रूल को फॉलो करते हो, तो अदरवाइज नहीं बेनिफिट मिलने वाला, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे देखो नेक्स्ट पॉइंट जो लिखा हुआ है, हालांकि इसको मुझे बुलेट पॉइंट में डाल देना चाहिए था, बट कोई नहीं, टाइम नहीं मिल पाता है ना ज़्यादा। तो माइक्रो सर्विस आर सेल्फ कंटेंट एंड हेंस डिप्लॉयड इंडिपेंडेंटली, देयर स्टार्टअप एंड डिप्लॉयमेंट टाइम आर रिलेटिवली लेस। तो वो रिलेटिवली लेस होता है, लेकिन डिप्लॉयमेंट करना ही बहुत कठिन है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन उसको कैसे रिजॉल्व करते हैं आगे पढ़ेंगे, ठीक, अगर बहुत सारी माइक्रो सर्विस को हैंडल करना है, ठीक। इसके बाद में इट इज़ वेरी वेरी इजी फॉर न्यू डेवलपर्स ऑनबोर्ड करने के लिए। अगर कोई नया डेवलपर आता है तो उसको इजीली ऑनबोर्ड किया जा सकता है, क्योंकि उसको ज़्यादा कुछ लर्निंग करनी नहीं होती है। बट एक्चुअली हर कोई बहुत ज़्यादा अच्छे से फॉलो नहीं करता, मैंने देखा हुआ है, बहुत गंदे तरीके से लोग फॉलो करते हैं। पक्का 20 माइक्रो सर्विस आती है, उन सभी का इशू रिजॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। इसके बाद में आता है इफ अ पर्टिकुलर माइक्रो सर्विस इज फेसिंग लार्ज लोड बिकॉज ऑफ यूजिंग, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, यूजिंग दैट फंक्शनलिटी इन एक्सेस, ठीक। वी नीड टू स्केल आउट द माइक्रो सर्विस एंड हैंड माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर सपोर्ट हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। तो क्योंकि मोनोलिथ में मैंने बताया था, मोनोलिथ अगर आपको प्रॉपर पता है तो माइक्रो सर्विस जस्ट उसके बेनिफिट उसी से निकाल सकते हो, आपको अलग से पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। बट मैं एक एक पॉइंट समझा रहा हूँ, क्योंकि अगर एक बार आप समझ गए ना, तो ये हमेशा आपको हर इंटरव्यू में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ठीक। ऐसा नहीं है कि एक इंटरव्यू का कोई पूछता नहीं, माइक्रो सर्विस इंटरव्यू अगर आपका है तो ये पूछा ही जाने वाला, ठीक। हॉरिजॉन्टल स्कैनिंग आप कैसे कर सकते हो, हर चीज याद भी नहीं करनी, सिर्फ पॉइंट याद करने आपको। ईच माइक्रो सर्विस कैन यूज डिफरेंट टेक्नोलॉजी, आपको मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। इफ पर्टिकुलर माइक्रो सर्विस गोज डाउन ड्यू टू सम बग, तो इसको रिजॉल्व करके रीडिप्लॉय करना कितना इजी है, क्योंकि छोटा माइक्रो सर्विस है, टेस्टिंग भी बहुत कम आपको करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे इट डजंट अफेक्ट अदर माइक्रो सर्विस को, कोई अफेक्ट भी नहीं करेगा, क्योंकि आपने रूल की कपड़े इंडिपेंडेंट बनाया है, तो अदरवाइज नहीं। वही है कि अगर प्रॉपर रूल फॉलो कर रहे हो तभी बेनिफिट है, अदरवाइज कोई बेनिफिट इसमें नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि एंड होल सिस्टम रिमेंस इंटैक्ट, कंटिन्यूस प्रोवाइडिंग अदर फंक्शनलिटीज टू यूज
यूजर्स। अब इससे डिसएडवांटेज भी देख लेते हो, ठीक है। डिसएडवांटेज बहुत सारे आपको मिलेंगे। Being a distributed system, it is much more complex than the monolith application। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, मतलब थोड़ा बहुत नहीं, उसका शायद अगर टाइम्स में देखा जाए, 1 टाइम 2 टाइम में हिसाब से अगर काउंट किया जाए परसेंटेज की बजाय इंस्टेड ऑफ परसेंटेज की जगह पे, तो आपको लगेगा कि हो सकता 10 टाइम्स 20 टाइम्स ज़्यादा कॉम्प्लेक्स आपको ये लग जाए, ठीक है। तो इट्स कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीजेज विद द इंक्रीज ऑफ नंबर ऑफ माइक्रो। जैसे ही माइक्रो सर्विस बढ़ती जाएंगी कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज करती जाएगी। डिपेंड करता वही है कि मेन चीज कितना ज़्यादा माइक्रो सर्विस आपने बना रखा है। तो माइक्रो सर्विस मतलब एप्लीकेशन को जो ब्रेक किया जाता है ना, मान लो आपके पास ई कॉमर्स है, अगर अनाड़ी बंदे को बोल दिया जाए कि आपको ये माइक्रो सर्विस में बनाना है, तो वो कैसे बनाएगा? कोई अगर आपको प्रॉपर रूल नहीं पता है, ठीक, ब्रेक करने के, माइक्रो सर्विस को ब्रेक कैसे किया जाए, तो फिर तो भी बहुत इससे डिसएडवांटेज आ जाएंगे। क्योंकि माइक्रो सर्विस इस तरीके से ब्रेक किया जाता है कि ज़्यादा से कम डिपेंडेंसी रहे मल्टीपल माइक्रो सर्विस के बीच में, ठीक है। डिपेंडेंसी तभी कम रहेगी जब प्रॉपर आप उसको एक तरीके से आर्किटेक्ट करेंगे। इसीलिए बेस्ट बहुत ज़्यादा बड़ा रोल होता है यहाँ पे आर्किटेक्ट का, ठीक है। जैसे कि मकान घर बनाते हैं आर्किटेक्चर के थ्रू, तो वैसा ही माइक्रो सर्विस को बहुत एक्सपर्ट की जरूरत होती है यहाँ पे, ठीक है। कंप्लीट बिजनेस जो रिक्वायरमेंट को एक माइक्रो सर्विस अगर फुलफिल कर लेती है तो उसको माइक्रो सर्विस बनाना है, ठीक है। अगर ऐसे नहीं है कि वो डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा हो जाए एक माइक्रो सर्विस के अदर माइक्रो सर्विस के साथ में। तो यहाँ पे स्किल डेवलपर्स की बहुत ज़्यादा जरूरत होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंटर माइक्रो सर्विस कम्युनिकेशन हो जाता है, नेटवर्किंग हो जाती है, और बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा हाईवी हो जाता है। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं, अदर अदर टूल्स इंक्लूड हो जाते हैं, मॉनिटरिंग टूल अलग से इंक्लूड हो जाते हैं, ठीक है। तो इस वजह से हमारा स्किल डेवलपर की जरूरत पड़ती है, कॉस्ट भी, जिससे कि स्किल डेवलपर हायर करोगे तो श्योर है कि कॉस्ट भी बढ़ेगी आपकी। इंडिपेंडेंट डिप्लॉयमेंट ऑफ माइक्रो सर्विस बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। बोलते जरूर है कि इंडिपेंडेंट, बट बहुत कम ही ऐसा हो पाता है, ठीक है। और उसको डिप्लॉयमेंट करना भी काफ़ी डिफिकल्ट होता है कि आप 50 माइक्रो सर्विस को कैसे मैनेज करोगे डिप्लॉयमेंट के लिए, ठीक है। तो ये जो है इंडिपेंडेंट डिप्लॉयमेंट ऑफ माइक्रो सर्विस कॉम्प्लिकेटेड। माइक्रो सर्विस आर कॉस्टली in terms of work usage and they need to interact with each other and call these remote call results in network latency। श्योर है कि माइक्रो सर्विस इंटर कम्युनिकेशन होता है तो नेटवर्क लेटेंसी की इशू इसमें आता ही आता है, ठीक है। माइक्रो सर्विस आर लेस सिक्योर रिलेटेड टू मोनोलिथ एप्लीकेशन, जो कि मैं उस समय बता भी रहा था मोनोलिथ में कि ये इसमें कोई ज़्यादा नेटवर्क सिक्योरिटी की ज़्यादा जरूरत होती नहीं, बहुत ज़्यादा कंसर्न्स नहीं होते हैं, बट इसमें बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। ये जो हैक करने के ऑप्शंस इसमें ज़्यादा होते हैं। डिबगिंग इज डिफिकल्ट बहुत ज़्यादा। अगर इंटर माइक्रो सर्विस कम्युनिकेशन हो रहा है, इंटर माइक्रो सर्विस कम्युनिकेशन जो हो रहा है, इसमें आपको डिबगिंग करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि एक 2-3 माइक्रो सर्विस की अगर लेयरिंग हो गई तो वहाँ पे हर माइक्रो सर्विस को डिबग करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है, ठीक। तो ये जो है डिबग करके जो बग फाइंड करना काफ़ी डिफिकल्ट। इस तरीके से आप पढ़ सकते हो सारा कुछ, पूरा लाइन जो वर्ड लिखा है, जो सेंटेंस बना है, वैसे आपको कभी याद नहीं करना, ठीक है। अच्छे डेवलपर जो भी होता है उसका यही स्टडी रहती है कि उसको हर वर्ड टू वर्ड याद नहीं करना है, जैसे हम लोग अभी तक करते आए थे कॉलेज में। सिंपल सिंपल उसके वर्डिंग को पकड़ना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उनको दिमाग में रखना है, उन्हीं से अपना एक बना लेना। इसलिए मैं हिंदी में भी अगर बताता हूँ तो इंग्लिश वाले को भी कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अब इसमें आपको पूरा सेंटेंस जो मैं बता रहा हूँ इसकी बात ही नहीं है, इसको आपको याद ही नहीं करना है, ठीक है। जो मैं बीच बीच में वर्ड बोलता हूँ वो इम्पोर्टेंट है, जो कि मैं हिंदी में नहीं भी बोल भी नहीं सकता, ठीक है। बहुत सी चीजें हैं तो ये सब चीजें हैं, आज इतना बहुत है। और ये मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में आप इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू गाइस, मिलते हैं। आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है लेक्चर अब की बार आने वाला है। 2-3 लेक्चर जो है थ्योरी के बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपको माइक्रो सर्विस नहीं भी पढ़ना है, नहीं पता है, तो बस आप इतने 2-3 लेक्चर पढ़ के अगर छोड़ देते हो तो भी आपका इंटरव्यू में सिलेक्शन फ्रेशर्स होकर 1 to 3 ईयर 4 ईयर एक्सपीरियंस 4 ईयर तक भी अगर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है।
तो मेरा माइक भी आज ऑफ था, मैं बार बार इसीलिए चेक करना पड़ रहा है। मैंने सिर्फ और सिर्फ माइक को चार्ज किया था आई थिंक 4 to 5 मिनट, उसी में मेरा खैर अच्छा है, चार्जिंग बहुत फास्ट होती लेता है। थैंक यू गाइस, मिलते हैं, बाय। आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना।